सोचिए एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसका एक हाथ नहीं, एक आंख नहीं और एक पैर भी जख्मी है। ये थे मेवाड़ के राणा सांगा, एक महान योद्धा जिनका नाम आज एक बहुत बड़े विवाद के केंद्र में है। और ये विवाद शुरू हुआ संसद में दिए गए इसी बयान से। इस एक लाइन ने इतिहास की एक पुरानी दबी हुई बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। तो चलिए आज इसी दावे की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल सीधा है, क्या राणा सांगा वाकई एक गद्दार थे या फिर वो एक नायक थे जिनकी कहानी को किसी खास मकसद से तोड़ मड़ोड़कर पेश किया गया? आज इसी ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उस समय में वापस जाना होगा, 16वीं सदी की शुरुआत में। उस वक्त दिल्ली के तख्त के लिए 3 बड़े दावेदार मैदान में थे और तीनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। तो सबसे पहले खिलाड़ी थे दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी। अब कहने को तो वो सुल्तान थे, लेकिन उनकी सल्तनत अपनी पुरानी चमक खो चुकी थी। उनका शासन सच पूछिए तो कांटों का ताज ही था। इब्राहिम लोधी की सल्तनत ना अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। वो खुद इतना शक्की मिजाज का था कि उसने अपने पुराने वफादार कमांडरों को हटाकर नए लोगों को रख लिया। और नतीजा ये हुआ कि उसके अपने ही गवर्नर्स उसके खिलाफ बगावत पर उतर आए थे। अब आते हैं दूसरे खिलाड़ी पर, मेवाड़ के राणा सांगा। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक उभरती हुई महाशक्ति थे, उस दौर के सबसे ताकतवर, सबसे दुर्जय हिंदू राजा। और ताकतवर मैं यूं ही नहीं कह रहा। पृथ्वीराज चौहान के बाद ये पहली बार था कि किसी ने इतने सारे राजपूत वंशों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया हो। और सबसे जरूरी बात, वो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पहले ही 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार हरा चुके थे। तो जाहिर है उनका अगला निशाना दिल्ली ही था। और फिर इस खेल में एंट्री होती है तीसरे किरदार की, बाबर। मध्य एशिया से आया एक ऐसा लड़ाका जिसके इरादे बहुत बड़े थे। वही बाबर जो आगे चलकर हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव रखने वाला था। अब बाबर की कहानी भी दिलचस्प है। वो तैमूर और चंगेज खान जैसे बड़े नामों का वंशज तो था, लेकिन अपनी पुरखों की जमीन मतलब समरकंद और फरागना वो हार चुका था। काबुल में उसने जैसे तैसे अपना एक ठिकाना बनाया था, लेकिन वहां भी वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। उसे एक नए महफूज ठिकाने की सख्त जरूरत थी। तो हिंदुस्तान पर कब्जा करना कह सकते हैं कि ये उसका सपना भी था और उसकी मजबूरी भी। तो अब जब तीनों किरदार हमारे सामने हैं, हम सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरे विवाद की जड़ है। क्या सच में राणा सांगा ने बाबर को भारत पर हमला करने के लिए बुलाया था? चलिए देखते हैं कि सबूत किस तरफ इशारा करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो कॉमन सेंस का सवाल है। एक राजा जो अपने दुश्मन को पहले ही 3 बार धूल चटा चुका हो, उसे हराने के लिए वो किसी बाहरी ताकत से मदद क्यों मांगेगा? क्या जरूरत थी राणा सांगा को बाबर की? तो इस मामले में ना हमारे पास 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी वो है जो बाबर ने खुद अपनी किताब बाबरनामा में लिखी है। बाबर साफ साफ कहता है कि सांगा ने उसे बुलाया और फिर वादा तोड़ दिया, धोखा दिया। लेकिन दूसरी तरफ कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे अगर सांगा ने सच में न्योता भेजा था तो उसका जिक्र किसी भी राजपूत इतिहास या दस्तावेज में क्यों नहीं मिलता? वहीं दूसरी ओर इब्राहिम लोधी के ही एक गवर्नर दौलत खान लोधी ने बाबर को बुलाया था। ये बात तो राजपूत और मुगल दोनों तरफ के दस्तावेज मानते हैं। तो ये जो विरोधाभास है ना, यही इस पूरे विवाद की असली जड़ है। तो न्योता भेजा गया या नहीं, ये बहस तो अपनी जगह है, लेकिन एक बात तो पत्थर की लकीर की तरह साफ थी। हिंदुस्तान की 2 सबसे बड़ी ताकतें अब आमने सामने थीं, बाबर और राणा सांगा। और जब 2 इतनी बड़ी ताकतें टकराती हैं तो नतीजा भी भयानक ही होता है। और अगले 2 साल में जो कुछ हुआ उसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। अप्रैल 1526 में पानीपत में बाबर ने लोधी को खत्म कर दिया। इसके बाद उसका सामना हुआ राणा सांगा से। फरवरी 1527 बयाना की लड़ाई में सांगा ने बाबर को करारी शिकस्त दी। लेकिन बस 1 महीने बाद मार्च 1527 में खानवा की लड़ाई ने पूरा पासा पलट दिया और इसका अंत हुआ जनवरी 1528 में, जब राणा सांगा की दुखद मौत हो गई। इन दोनों के बीच जो पहली बड़ी जंग हुई बयाना में, उसमें राणा सांगा ने बाबर की सेना को इतनी बुरी तरह हराया था कि मुगल फौज के हौसले पस्त हो गए थे। एक वक्त तो ऐसा लगा कि बस
बाबर का हिंदुस्तान जीतने का सपना यहीं इसी मैदान में दफन हो जाएगा। लेकिन बयाना की उस हार के बाद बाबर ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला, दिमागी खेल। उसने समझ लिया कि ये लड़ाई अब सिर्फ तलवारों से नहीं जीती जाएगी, तो उसने इसे एक मामूली जंग से उठाकर एक जिहाद यानी धर्म युद्ध का नाम दे दिया। अपनी टूटी हुई सेना में जोश भरने के लिए उसने सबके सामने शराब के मटके फोड़ दिए, शराब छोड़ने की कसम खाई, मुस्लिम सैनिकों पर से टैक्स हटा दिया और इस्लाम के नाम पर एक ऐसा जोशीला भाषण दिया कि हारी हुई सेना फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गई। और खानवा में बाबर की जीत के पीछे सिर्फ जोश नहीं था, बल्कि कुछ ठोस कारण भी थे। सबसे बड़ा फर्क था टेक्नोलॉजी का। बाबर के पास तोपें थी, बंदूकें थी, जिनसे राजपूत सेना पूरी तरह अनजान थी। इन तोपों के शोर से ही सांगा के हाथी ऐसे बिदके कि अपनी ही सेना को रौंदने लगे। और फिर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक तीर सीधे राणा सांगा को जा लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। सेनापति के गिरते ही पूरी राजपूत सेना का मनोबल बिखर गया। तो हम घूम फिर कर फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं। अगर राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया था, तो फिर बाबर ने अपनी किताब में ये बात लिखी ही क्यों? जाहिर है, इसके पीछे कुछ बहुत ही गहरे राजनीतिक कारण हो सकते हैं। सोचिए जरा, दिल्ली तो बाबर जीत चुका था। अब उसे राणा सांगा जैसे ताकतवर राजा से लड़ने के लिए कोई जायज वजह चाहिए थी। तो धोखे की कहानी एक बेहतरीन बहाना बन गई। इसी कहानी के दम पर उसने अपनी सेना के सामने जिहाद का नारा भी बुलंद किया। और सबसे बड़ी बात, अपनी आत्मकथा में ये लिखकर उसने आने वाली सदियों के लिए इतिहास का रुख अपनी तरफ मोड़ दिया। चलिए, अब कहानी के अंत की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि राणा सांगा के आखिरी दिन कैसे गुजरे और ये जो विवाद है, ये हमें विरासत में क्या देकर गया है। खानवा की हार के बाद जब राणा सांगा को होश आया तो उन्होंने एक जबरदस्त कसम खाई। उन्होंने कहा कि जब तक बाबर को हरा नहीं दूंगा, अपनी राजधानी मेवाड़ वापस नहीं लौटूंगा। ये जज्बा देखिए, ये किसी गद्दार का नहीं, एक सच्चे योद्धा का जज्बा था। वो दोबारा बाबर से लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन उनके ही कुछ सरदारों को एक और जंग का डर सता रहा था और उसी डर की वजह से उन्होंने अपने ही राजा को जहर देकर मार डाला। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इतिहास कौन लिखता है? क्या वो जो जीतता है या वो जो सच होता है? हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, क्या वो वाकई सच है या सिर्फ विजेता की सुनाई हुई एक कहानी? शायद इसका जवाब हमें इतिहास की किताबों से ज्यादा अपने सोचने के नजरिए में मिलेगा।